आमतौर पर जब हम किसी कंपनी की शानदार बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ये वैसा ही है जैसे हम किसी तेज रफ्तार वाली एकदम हाई परफॉर्मेंस गाड़ी के डैशबोर्ड को देख रहे हो। स्पीडोमीटर ऊपर जा रहा है, इंजन की आवाज एकदम स्मूथ है और सारे इंडिकेटर्स हरे रंग में चमक रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और पहली नजर में कोई भी यही सोचेगा कि आगे का रास्ता एकदम साफ है। राइट। तो हमारे पास बॉश लिमिटेड के दस्तावेजों का एक पूरा बंडल है। उनकी ताज़ा अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और वित्तीय रिपोर्ट भी है। इन सबको देखकर लगता है कि बॉश की गाड़ी एकदम टॉप गियर में चल रही है। मतलब वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी FY26 के रिजल्ट्स में मुनाफा आसमान छू रहा है। सब कुछ शानदार है। लेकिन इस डीप डाइव में हमें सिर्फ डैशबोर्ड की हरी बत्तियों पर ध्यान नहीं देना है। हमें थोड़ा विंडशील्ड के बाहर भी देखना होगा, जहां मौसम खराब होने के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास कैसा? देखिए, FY26 में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, लेकिन जब मैनेजमेंट FY27 की बात करता है तो उनका नजरिया अचानक से बहुत सतर्क और डिफेंसिव हो जाता है। एग्जैक्टली और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर आप इतना पैसा बना रहे हैं तो आप भविष्य को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं? इसी क्यों का जवाब ढूंढना इस डीप डाइव का असली मकसद है। हमें उस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर को समझना होगा जो इन नंबर्स के पीछे काम कर रही है। हाँ, डोमेस्टिक इकोनॉमी से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा, मैं कहूंगी, क्योंकि बॉश की रेवेन्यू ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो रिजर्व बैंक ने 2 से 6% के फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत महंगाई को काफी हद तक काबू में रखा है। एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। हाँ। अक्सर हम इन्फ्लेशन और रिजर्व बैंक की नीतियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि इसका बॉश के कारखानों से क्या सीधा लेना देना है। मतलब महंगाई कम होने से बॉश के स्पेयर पार्ट ज्यादा कैसे बिकने लगते हैं? इसका सीधा कनेक्शन प्राइवेट कंजम्पशन से है, यानी बाजार में लोगों की खर्च करने की क्षमता। इसे ऐसे समझते हैं, जब रिजर्व बैंक महंगाई को कंट्रोल में रखता है और ब्याज दरों को स्थिर रखता है तो इसका असर सीधे रिटेल लोन पर पड़ता है। अच्छा, तो EMI सस्ती हो जाती है? बिल्कुल। मान लीजिए पिछले कुछ समय में रेपो रेट में जो 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई, उसका मतलब है कि लोन लगभग 1.25% तक सस्ता हो गया। अब एक छोटे फ्लीट ऑपरेटर के लिए जो शायद नई कमर्शियल गाड़ी खरीदने से हिचकिचा रहा था, फाइनेंसिंग अचानक से उसके बजट में आ जाती है। और आम उपभोक्ता भी आसानी से टू व्हीलर या कार फाइनेंस करा पाते हैं। एग्जैक्टली। जब गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं तो जाहिर है बॉश के पार्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ती है। ये पॉइंट बहुत क्लियर है। मतलब सस्ता लोन सीधे तौर पर ऑटोमोटिव मार्केट में एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आया है। और ये ग्रोथ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। डेटा बताता है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, जिसका एक बड़ा कारण रबी की बुवाई में 1.59 मिलियन हेक्टेयर का इजाफा था। हाँ, लेकिन यहीं पर डेटा एक अलग कहानी भी बताता है, और अनमैनेजमेंट की सतर्कता का पहला कारण भी यहीं छिपा है। रबी की बुआई ने FY26 को तो बचा लिया, लेकिन FY27 के लिए कृषि उपकरणों की डिमांड बहुत हद तक मॉनसून पर निर्भर करेगी। मतलब आप अल नीनो रिस्क की बात कर रही हैं। हाँ, अगर अल नीनो का असर होता है और बारिश कम होती है तो इसका सीधा असर मिट्टी की नमी पर पड़ेगा। किसान नई बुआई के लिए संघर्ष करेंगे, उनकी आमदनी घटेगी और वो नया ट्रैक्टर खरीदने का फैसला टाल देंगे। राइट। बॉश के लिए ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क है, क्योंकि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों में उनके पावर सॉल्यूशंस का भारी इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसा है जैसे हमारी गाड़ी का इंजन, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन जिस सड़क पर हम चल रहे हैं वहां मौसम के कारण गहरे गड्ढे हो सकते हैं। पर बात सिर्फ मौसम की नहीं है। जब हम बॉश जैसी ग्लोबल सप्लाई चेन वाली कंपनी की बात करते हैं तो असली स्पीड ब्रेकर तो देश के बाहर है। जो पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल संकट चल रहा है, वो कितना बड़ा खतरा है। वो एक बहुत ही क्रिटिकल बॉटलनेक है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो क्रूड ऑयल और ग्लोबल शिपिंग का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, वहां की अस्थिरता ने पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। जब शिपिंग कंपनियों को सुरक्षा कारणों से अपने जहाज़ों को लाल सागर के बजाय अफ्रीका का चक्कर लगाकर भेजना पड़ता है, तो ट्रांजिट का समय 14 से 20 दिन बढ़ जाता है। जरा रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बॉश तो भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, लोकलाइजेशन पर इतना जोर दिया जा रहा है,
फिर वैश्विक शिपिंग रूट थी, इस अस्थिरता से उनके एक्सपोर्ट या मुनाफे पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। भले ही बॉश भारत में बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन आधुनिक ऑटो कंपोनेंट्स इतने जटिल होते हैं कि उनका 100% लोकलाइजेशन लगभग असंभव है। कुछ बेहद स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर्स या एडवांस्ड सेंसर्स के लिए उन्हें आज भी अपने ग्लोबल नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सप्लाई चेन अभी भी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। इसके अलावा एक्सपोर्ट का एंगल भी है। उदाहरण के लिए बॉश अपने अबू धाबी प्लांट से नॉक्स सेंसर एक्सपोर्ट करता है। जब शिपिंग का रास्ता लंबा हो जाता है तो सिर्फ समय नहीं लगता, बल्कि कंटेनर का किराया 2 गुना या तिगुना हो जाता है। और अगर कंटेनर का किराया बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट यानी ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसकी फाइनल कीमत वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, और जब लैंडेड कॉस्ट बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट में कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज कम हो जाता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। राइट, क्रूड ऑयल महंगा होने से एनर्जी महंगी होती है। एग्जैक्टली, जिससे कमोडिटी की कीमतों और करेंसी में भारी उतार चढ़ाव आता है। कच्चा माल महंगा होगा तो मार्जिन अपने आप सिकुड़ जाएगा। मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। 7 के लिए मैनेजमेंट का नर्वस होना पूरी तरह से जायज है। एक तरफ अल नीनो का खतरा, दूसरी तरफ लाल सागर का संकट। लेकिन अब हम इस मैक्रो इकोनॉमिक चुनौती को एक तरफ रखते हैं और इस बात पर आते हैं कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी ही खराब थी तो बॉश ने FY26 में इतनी बम्पर कमाई कैसे की? ये पैसा असल में आया कहां से? इस सवाल का जवाब बॉश के भविष्य की दिशा तय करता है। अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखें तो पावर सॉल्यूशंस डिवीजन में 17.6% की ग्रोथ हुई, जो कि बहुत सॉलिड है। लेकिन असली गेम चेंजर रहा टू व्हीलर सेगमेंट। इस सेगमेंट ने 69.1% की हैरान करने वाली छलांग लगाई है। Here is where it gets really interesting. मतलब 69.1% की ग्रोथ कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। इतनी बड़ी छलांग के पीछे कोई जादुई मार्केटिंग नहीं थी, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन सरकार के नियमों से है। 1 अप्रैल 2025 से जो नए OBD2 नियम लागू हुए, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा डीकोड करें। क्या सिर्फ नियम बदलने से कोई कंपनी इतना पैसा छाप सकती है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें कंटेंट पर व्हीकल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले की टू व्हीलर गाड़ियां बहुत ही साधारण मैकेनिकल पुर्जों पर चलती थीं, लेकिन जब सरकार ने OBD2 यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2 के सख्त नियम लागू किए तो कंपनियों को अपनी गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करना पड़ा। तो बेसिकली OBD2 का मतलब है कि गाड़ी को चलते समय रियल टाइम में अपने एमिशन को मॉनिटर करना होगा। एग्जैक्टली। मतलब अब गाड़ी में सिर्फ एक साइलेंसर से काम नहीं चलेगा, उसे एक दिमाग चाहिए जो बता सके कि प्रदूषण कितना हो रहा है। सही कहा। और इस दिमाग के लिए चाहिए एडवांस्ड एग्जॉस्ट गैस सेंसर्स, कॉम्प्लेक्स इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब वो चीजें हैं जिनमें बॉश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। तो जैसे ही नियम लागू हुए, हर टू व्हीलर कंपनी, चाहे वो हीरो हो, TVS हो या बजाज, उन्हें अपनी गाड़ियों में बॉश के ये महंगे और एडवांस सेंसर लगाने पड़े। अच्छा, तो इसी कारण से हर बिकने वाली गाड़ी में बॉश का हिस्सा बढ़ गया। हाँ, उनका कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एक सेकंड, अगर TVS या हीरो को पता है कि इन नियमों के कारण उनका खर्च बढ़ रहा है, तो वो खुद ही ये सेंसर क्यों नहीं बना लेते? वो बॉश को इतना बड़ा कट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन सेंसर्स को बनाने के लिए जिस स्तर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D की जरूरत होती है, वो कोई अकेली ऑटो कंपनी नहीं कर सकती। एक सटीक एमिशन सेंसर को डिजाइन करने, उसकी टेस्टिंग करने और उसे बड़े पैमाने पर बनाने में अरबों रुपए और सालों का समय लगता है। बॉश पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए रिसर्च करता है, इसलिए उनकी कॉस्ट कम आती है और तकनीक सबसे भरोसेमंद होती है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। पर्यावरण के सख्त नियम असल में बॉश जैसी कंपनियों के लिए एक अभेद्य किला बना रहे हैं, और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट ने साफ किया है कि अब उनका अगला टारगेट अप्रैल 2027 से लागू होने वाले CAFE फेज 3 नियम है। CAFE यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये एक ऐसा नियम है जो किसी कार कंपनी को मजबूर करता है कि उनकी बिकने वाली सभी कारों की औसत माइलेज एक तय मानक से बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए कंपनियों को हाइब्रिड सिस्टम्स, एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन और थर्मल मैनेजमेंट तकनीकों का इस्तेमाल करना ही होगा। और बॉश ने साफ कर दिया है कि वे OEMs यानी कार बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर CAFE फेज 3 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आने वाले वर्षों में गाड़ियों के अंदर बॉश का कंटेंट और भी बढ़ने वाला है।
इसके साथ ही जनवरी से अक्टूबर 2027 के बीच कमर्शियल वाहनों में एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी अनिवार्य होने जा रहा है। रडार, कैमरा, सेंसर, ये सब भी बॉश की ही एक्सपर्टीज है। तो लॉन्ग टर्म शेयर धारकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। नए नियम बॉश के लिए भविष्य की रेवेन्यू स्ट्रीम्स को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? टॉप लाइन रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जो चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है मार्जिन। अगर हम लॉजिस्टिक्स के इतने भारी खर्चों का सामना कर रहे हैं तो कंपनी असल में मुनाफा कैसे कमा रही है? यही वो जगह है जहां बॉश के मैनेजमेंट ने सबसे बेहतरीन काम किया है। टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा इंप्रेसिव उनका बॉटम लाइन सुधार है। FY26 में उनका एबिटा मार्जिन 14.7% रहा, जो कुल 26,503 मिलियन रुपए बैठता है। हाँ, एबिटा की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है टैक्स और ब्याज जैसी चीजें हटाने से पहले कंपनी ने अपने कोर ऑपरेशन से जो असली मुनाफा कमाया। एग्जैक्टली। लेकिन ग्लोबल शिपिंग संकट और कमोडिटी की महंगाई के बीच मार्जिन इतना सुधरा कैसे? क्या उन्होंने सिर्फ कीमतें बढ़ा दी? नहीं, सिर्फ कीमतें बढ़ाना कोई सस्टेनेबल रणनीति नहीं है। ये सुधार मुख्य रूप से एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन से आया है। मैनेजमेंट ने सप्लाई चेन की बारीकियों पर काम किया। उन्होंने मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए लोकल वेंडर्स के साथ बहुत आक्रामक तरीके से नेगोशिएट किया, और जो पुर्जे वो बाहर से मंगाते थे उनमें से कई चीजों को भारत में ही बनवाना शुरू किया। तो लोकलाइजेशन ने यहाँ मदद की। हाँ, इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही सख्त बजटीय नियंत्रण लागू किया है। मतलब कंपनी के अंदर की फिजूल खर्ची को पूरी तरह से रोक दिया गया। बिल्कुल। पिछले साल उन्हें कस्टमर प्रोजेक्ट के कारण कुछ अतिरिक्त खर्च उठाने पड़े थे, जिसे उन्होंने इस साल दोहराने नहीं दिया। नॉन एसेंशियल हायरिंग को रोका गया और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इतना शार्प कर दिया गया कि वेयरहाउसिंग की कॉस्ट कम हो गई। वाह। FY27 के लिए भी उनकी ऑपरेशनल प्राथमिकता यही है, सप्लाई चेन में तेजी लाना और कमोडिटी और करेंसी रिस्क से बचने के लिए करेंसी हेजिंग का बेहतर इस्तेमाल करना। ये तो हुई ऑपरेशंस की बात, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जो ट्रांसक्रिप्ट में गहराई से देखने पर ही समझ आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट, जिसे हम पैट कहते हैं, उसे देखें तो उसमें 37.6% की भारी वृद्धि हुई है। कोई भी रिटेल निवेशक इस 37% की ग्रोथ को देखकर तुरंत शेयर खरीदने दौड़ पड़ेगा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है ना। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ध्यान जाना चाहिए। ये 37.6% की उछाल कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस या गाड़ियां बिकने से नहीं आई है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वन टाइम गेन यानी एक मुश्त मुनाफे का है। हाँ, बॉश ने अपना बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट बेच दिया है। इसमें वो वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सेस और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते थे। तो सवाल यह है कि अगर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कंपनी की अपनी एक संपत्ति बेचने से आया है, तो निवेशकों को इसे कैसे देखना चाहिए? मतलब घर का फर्नीचर बेचकर जो पैसा आया है उसे आप बिजनेस का मुनाफा तो नहीं मान सकते। इसे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट ने इस सेगमेंट को इसलिए बेचा क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर धीमा चल रहा था और ये उनके कोर ऑटोमोटिव बिजनेस का हिस्सा नहीं था। तो ये पैसा एक बार आया है, अगले साल की बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो एक सीरियस इन्वेस्टर को अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए? फोकस होना चाहिए डिविडेंड स्टेबिलिटी पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी हर साल एक स्थिर लाभांश यानी डिविडेंड दे सकती है, और ये स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैनेजमेंट भू राजनीतिक अस्थिरता और लॉजिस्टिक्स के बॉटलनेक से कैसे निपटता है। मतलब अगर लाल सागर का संकट खिंचता है, क्रूड ऑयल $90 के पार चला जाता है, तो मार्जिन्स पर भारी दबाव आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। संस्थागत निवेशकों को एसेट सेल के मुनाफे के बजाय ये मापना चाहिए कि कंपनी FY27 में इन बाहरी खतरों के लिए कितनी तैयार है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और संतुलित नजरिया है। एक तरफ FY26 के रिकॉर्ड तोड़ नतीजे, जहां कड़े नियमों और खर्चों में कटौती ने मार्जिन को शानदार बना दिया है, और दूसरी तरफ FY27 का सतर्क नजरिया है, जहां अल नीनो, पश्चिम एशिया का संकट और ऊर्जा की कीमतें कभी भी खेल बिगाड़ सकती हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि बॉश अब खुद को सिर्फ एक ऑटो कंपोनेंट सप्लायर नहीं कहलाना चाहता। अगर आप उनके हालिया विजन को देखें तो वो अब पूरी तरह से एक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुके हैं। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में उनके R&D इन्वेस्टमेंट्स के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने ग्लोबल स्तर पर R&D में 7.9 बिलियन यूरो का भारी निवेश किया है, और ये पैसा सिर्फ पेट्रोल डीजल इंजनों को बेहतर बनाने में नहीं जा रहा है।
वो ई एक्सल्स, एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और यहाँ तक कि हाइड्रोजन आईसी पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये निवेश ये दिखाता है कि वो भविष्य की किसी एक तकनीक पर सट्टा नहीं लगा रहे हैं। भारत जैसे कॉम्प्लेक्स बाजार में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रांजिशन रातों रात तो नहीं होगा। अगले 10-15 सालों तक हाइब्रिड गाड़ियां, फ्लेक्स फ्यूल इंजन और ईवी सब एक साथ चलेंगे। राइट। बॉश की R&D स्ट्रैटेजी ये सुनिश्चित कर रही है कि सड़क पर चाहे जो भी तकनीक चले, उसके अंदर का दिमाग और दिल बॉश का ही हो। लेकिन इस पूरी शानदार तस्वीर और भविष्य की तैयारियों के बीच एक ऐसा सवाल है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये क्रिटिकल सवाल है जो शायद कंपनी के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी होगा। वो क्या है? देखिए, हमने अभी इतनी गहराई से चर्चा की कि बॉश का मौजूदा बम्पर मुनाफा और उनका पूरा मार्जिन बड़े पैमाने पर उन कड़े नियमों से आ रहा है जो आईसी यानी पेट्रोल और डीजल इंजनों पर लागू होते हैं। हाँ। OBD2 और आने वाले कैफे फेज 3 नियम इन पारंपरिक इंजनों को और अधिक जटिल बनाने पर ही तो टिके हैं। उनकी कंटेंट पर व्हीकल की पूरी रणनीति इसी बात पर निर्भर है कि इंजन जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उन्हें उतने ज्यादा सेंसर बेचने को मिलेंगे। ये बात तो है। एमिशन को कंट्रोल करना ही उनका सबसे बड़ा बिजनेस ड्राइवर है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर बाजार में प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों का अडॉप्शन अनुमान से कहीं अधिक तेजी से हो जाए, तब क्या होगा? प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों में पेट्रोल या डीजल इंजनों की तरह हजारों मूविंग पार्ट्स नहीं होते। उनमें किसी कॉम्प्लेक्स एग्जॉस्ट गैस सेंसर, कैटालिटिक कन्वर्टर या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि एमिशन होता ही नहीं है। आप एक बहुत ही गहरे स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट? क्या ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाहनों के युग में बॉश के लिए सबसे बड़ा साइलेंट रिस्क नहीं है? जहां एक तरफ वो ई एक्सेस और बैटरी मैनेजमेंट बना रहे हैं, लेकिन क्या वो पार्ट्स उस रेवेन्यू की भरपाई कर पाएंगे जो पेट्रोल डीजल इंजनों के खत्म होने से हाथ से जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनकी ये कंटेंट पर व्हीकल वाली रणनीति जो आज इतनी मजबूत दिख रही है, ईवी की तेज रफ्तार और सिंपल आर्किटेक्चर के सामने टिक पाएगी? मैं कहूंगी ये यकीनन मोबिलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बॉश हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी से खुद को सॉफ्टवेयर और AI पावर्ड डेटा कंपनी में कितनी तेजी से बदल पाती है। और यही वो सवाल है जिस पर श्रोताओं को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। जो लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या मोबिलिटी के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ इस तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस बड़े बदलाव पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, डैशबोर्ड की हरी बत्तियां बहुत अच्छी लग रही हैं, गाड़ी तेज भाग रही है, लेकिन असली समझदारी इसी में है कि हम विंडशील्ड के बाहर देखते रहें और क्षितिज पर आने वाले तूफानों के लिए खुद को तैयार रखें। तो इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय के साथ।